हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज की डेट में आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ है उसका मैं आंसर की लेके आ चुका हूं आपके लिए। जितने भी छात्रों का आईटी सेकेंड ईयर का अब तक पेपर नहीं हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और यदि आप चैनल पे नए होंगे और डेली जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में पाना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, जिस पे लिखा हुआ होगा, उसको दबा दीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको हर एक पेपर की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान पर गतिमान होता है। देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे पीडीएफ को, तो पीडीएफ का मैंने यहाँ पर व्यवस्था कर दिया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पर गतिमान होता है। दोस्तों, ये जो आपका गतिमान क्या पूछ रहा है, तो तुल्यकालिक रोटर गति पे एक गतिमान होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया अगला क्वेश्चन में कि एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा सैकड़ों फैरेड या 10 फैरेड या 100 माइक्रो फैरेड या 100 पिको फैरेड। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, 100 माइक्रो फैरेड से कम। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब कोई कुंडली जो है चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है, तो उसमें पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछड़ने वाला होगा या न्यूनतम होगा या शून्य होगा या अधिकतम होगा। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि अधिकतम होगा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की समान गति पर घूर्णन करते हैं वो कहलाते हैं तुल्यकालिक मोटर कहलाते हैं या इंडक्शन मोटर कहलाते हैं या यूनिवर्सल मोटर कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो कहलाते हैं तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर कहलाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये जो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अपने कॉलेज के स्टूडेंट गए थे आज की डेट में एग्जाम दे रहे हैं, उनके द्वारा पूछा गया ये सभी क्वेश्चन है, तो सभी लोग रट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बड़े आकार में एमजी सेट में प्रयुक्त एसी मोटर होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर या तुल्यकालिक मोटर या एसी तुल्यकालिक मोटर। तो साथियों, इसमें जो होती है उसको हम बोलते हैं एसी तुल्यकालिक मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वेव तथा लैंप वाइंडिंग में बैक पिच, जिसको वाईजी से इंडिकेट किया जाता है, बराबर होता है क्वाइल पिच के या औसत पिच के या कंप्यूटेटर पिच के या परिणामी पिच के। तो ये किस पिच के बराबर होता है, तो ये परिणामी पिच के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी मोटर, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज क्वाइल्स जो है उसकी संख्या 1 हो तो वह कहलाती है एकल परत वाइंडिंग या दोहरी परत वाइंडिंग या संघनीकृत वाइंडिंग या विपरीत वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है संघीकृत वाइंडिंग, जो कि यहाँ पर सी दिया गया है। तो जितने भी छात्र आज की डेट में सी ऑप्शन मार के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें आपका जो सही हो जाता है सी ऑप्शन। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मोबाइल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो ये लंबा थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा, तो ये सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी उद्योगशाला में 100 अश्व शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हेक्टर सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता, जो यहाँ पर कैपेसिटी जो इसकी होगी वो यहाँ पर होनी चाहिए, कितना यहाँ पर एम्पियर होनी चाहिए, इसमें आपका
आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो साथियों ये जो हमने होनी चाहिए 600 एम्पियर होनी चाहिए, जो कि सी ऑप्शन है। चलिए मैं फटाफट यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैसे कि ज्वरीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। ये जो आपका होता है ये आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। बाकी आपका ज्वरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा होते हैं ये क्या होते हैं, ये गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेपर, स्लाटर आदि मशीनों में कटिंग टूल का एक दिशा में प्रचालन समाप्त हो जाने पर मोटर को आप कर्म कर देने में प्रचलित करने में क्या युक्ति अपनाई जाती है, मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही इसमें उपयोग किया जाता है कंटेक्टर का और जो लिमिट स्विच होता है इन दोनों का यूज किया जाता है, जो कि इसमें आपको दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित अर्थात जो कैपेसिटर है उसका एक संयोजक खुला हो जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि पंखा किसी भी दिशा में घूर्णन नहीं करेगा या घूर्णन कर सकेगा, या पंखा रुक जाएगा, या यहाँ पर सी ऑप्शन है कि पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा, और डी ऑप्शन है कि पंखे की घूर्णन गति को रेगुलेटर से चालू करने में कठिनाई होगी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि जो पंखा हो जाएगा नहीं चलेगा वो रुक जाएगा। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि सामान्यतः डीजल विद्युत युक्त शक्ति उत्पादन सेट किस क्षमता में बनाए जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन होते हैं वो किस सेट की क्षमता के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो साथियों ये आपका होता है केवीए में, ठीक है, सभी को मालूम होगा केवीए में होता है, और ये जो आपका होता है 0.5 से 100 केवीए तक के बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। जितने भी छात्र आज की डेट में सी ऑप्शन मार्क हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सर्वोपरि लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से खाली स्थान मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कितने यहाँ पर मीटर की ऊंचाई से हम स्थापित नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये आपका होता है 5.791, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, इतने मीटर से आप नीचे नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा, भूतल से आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केबल को यांत्रिक नुकसान से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, वेल्डिंग या आर्मरिंग या सर्विंग या इंसुलेशन। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ खोलेगी, खाली स्थान वो होगी, मतलब कि कौन सी फ्यूज होगी, जैसे कि एचआरसी फ्यूज या कैटरिज फ्यूज या सर्किट ब्रेकर या पुनः तार स्थाप्य फ्यूज। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एसएमपीएस, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया। इसमें पूछा गया है कि एसएमपीएस परिवर्तित करती है उच्च वोल्टता को डीसी को निम्न वोल्टेज डीसी में, या उच्च वोल्टता एसी को निम्न वोल्टेज डीसी में, या निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, या नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है निम्न वोल्टेज को एसी को निम्न वोल्टेज एसी में। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि निम्न वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आईजीबीटी की धारा वहन क्षमता होती है 100 मिली एम्पियर से 1 एमीटर, और यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है 10 एम्पियर से आपका 50 एम्पियर तक, ठीक है, इसकी क्या होती है क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 पिन
वोल्टेज नियामक आईसी के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है इसको करने का। तो देखिए दोस्तों, परिपथ का ऑन ऑफ स्थानों में विकसित जो क्षणिक दोलनें होते हैं उसको बाईपास करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि यूपीएस का अर्थ क्या है। दोस्तों, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसको अनट्रैप्ड पावर सप्लाई के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें आपका दिया गया सी ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।